जिसके तहत नागरिकता के संबंध में उपबंध बताए गए हैं। आज का ग्रुप डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रखा गया है, जिसका विषय है द यूनियन एंड टेरिटरी, राज्य उसके राज्य क्षेत्र, संघ है उसके राज्य क्षेत्र, फिर हमारा इंडियन सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता, फिर सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इन सारे चीजों के ऊपर हमारा आज का डिस्कशन होगा। तो ज्योति और कौन है, संध्या, जी सर। बताओ। आप लोग बताते जाइए, अनुच्छेद 1 के बारे में बताइए, क्या क्या आप जानते हैं। जो भारत कहा क्या कहा गया है अनुच्छेद 1 में, भारत राज्यों का संघ होगा। राज्य और संघ इसके बारे में बताया गया। जी सर। ठीक है, तो इसका जो पहला है जो अनुच्छेद 1 के तहत जो आपका खंड 1 है, इसमें बोला गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसके बारे में आप लोग की क्या राय है, ये बताइए कि भारत और इंडिया दोनों नाम को क्यों रखा गया। सर एक बार और बोलिए, आवाज कट रहा था। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, कहता है अनुच्छेद 1 का खंड 1। ठीक है, तो इसके तहत आपकी क्या राय है, ये कहना सही होगा कि गलत होगा, आपकी क्या राय होती है इसके बारे में अपने को बताते जाइए सब लोग। सर, जब संविधान सभा में बैठक हुई थी तो वहाँ दो पार्टीज थी, तो एक थे मॉडर्न टाइप और एक थे एंशिएंट टाइप। तो जो मॉडर्न थे वो लोग बोले कि इसका नाम इंडिया होना चाहिए, और जो एंशिएंट थे वो बोले कि जो पुराना नाम है भारत उसी पे होना चाहिए, ऐसे करके। तो ठीक है, और इसीलिए इंडिया और भारत दोनों रखा गया, जिससे कि लोगों के बीच में वोट ना हो और मतभेद उत्पन्न ना हो, इसलिए दोनों नामों को एक्सेप्ट किया गया। और ज्योति और अन्य लोग जो भी है वो भी अपने राय रख सकते हैं इस पर। सर क्वेश्चन क्या था? गुड इवनिंग सर, मैं भी ज्वाइन की हूँ। जी, क्वेश्चन ये था कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इस पर आपकी राय बताइए। बोलो भाई। कि देखिए, जो भारत और इंडिया की जो बात है उन्होंने सही कहा था कि जब नाम की बात आई संविधान के लिए कि भारत या इंडिया किसको रखा जाए, तो उस समय दो तरह के लोग थे। तो कुछ चाहते थे कि इसका नाम भारत रखा जाए, कुछ चाहते थे इसका नाम इंडिया रखा जाए। तो इस सारे मतभेदों को दूर करते हुए इसका नाम भारत अर्थात इंडिया दोनों को रखा गया। वो नहीं, देखो उस समय की सिचुएशन जो थी कि उस समय जो आज़ादी के समय कि भारत को आज़ादी चाहिए था, और उस समय अगर किसी भी तरह का किसी भी तरह का विवाद होता सिर्फ नाम के ऊपर, तो ये चीज प्रक्रिया और थोड़ी खिंच सकती थी, जिसको देखते हुए इस मतभेद को दूर करते हुए उन्होंने दोनों शब्दों को शामिल किया हमारे संविधान में, और भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा यह उपबंधित किया आपका अनुच्छेद 1 खंड 1। ठीक है, क्लियर है। और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं इस बारे में। फिर जो आपका अनुच्छेद 2 है उसमें क्या कहा गया है, दो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो इस पे आप लोग बताइए क्या समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल के अनुच्छेद 2 में हाँ बोलो आगे। सर जो सांसद हैं, सांसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों या शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या वो स्थापना करा सकेगी। ठीक। और
सर पार्लियामेंट जो रहती है वो एडमिट कर सकती है यूनियन को या फिर स्टेब्लिश कर सकती है कोई नया स्टेट। ठीक। और बताते जाओ जिसको जो समझ आता है, जो बोलना चाहते हैं। शिशिर, अनुच्छेद 2 के बारे में बताओ। आवाज नहीं है। सर जो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना में जो पहले भारत के राज्य नहीं थे उन्हें भी इसमें जोड़ा गया है। जैसे कि सिक्किम है, उसे 26 अप्रैल 1975 को जोड़ा गया था। ठीक है, तो जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है, वह भारतीय अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कहा गया है कि संसद को ऐसी शर्तों और दशाओं के अधीन नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने और स्थापित करने की पूरी छूट है जिसे वह उचित समझे। तो यहाँ पे आप एक चीज ये याद रखिएगा कि इसमें नए राज्यों की बात कर रही है, नए स्थानों जो भारत का अंग अभी तक नहीं है उन राज्यों को शामिल करने की बात कर रहा है। तो उसके लिए संसद क्या विधि बनाएगी और उन स्थानों के लिए ऐसे निर्बंधन और शर्तें अध्यारोपित कर सकती है जिन शर्तों के अधीन रहते हुए वह उन राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सके। फिर आपका जो अनुच्छेद 3 वह क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन बता रहा है सर ये। तो ये किस तरह से क्या क्या कर सकता है, इसमें जो अलग अलग प्रक्रियाएं बताई गई है कि राज्यों के संबंध में निर्माण और उसके सीमाओं और नामों का बदलना। सर इसमें नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, जो वर्तमान राज्य है उसके सीमाओं या उसके नाम या उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसी के तहत जो 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या बताया गया है आपका? किसी वर्तमान राज्य से उसका प्रदेश अलग करके अथवा दो या दो अधिक राज्यों को मिलाकर अथवा किसी राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर राज्य के नए राज्य का निर्माण कर सकता है। सकेगी सर, या किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, ये सब है सर। हेमंत सर, ये क्लास का शॉर्ट कोड क्या है? कौन? ओके। ठीक है, तो आपका जो अनुच्छेद 1 से 4 किसके संबंध में? आपके यूनियन और इस टेरिटरी के बारे में है, राज्य क्षेत्रों के संबंध में बताया गया है 1, 2 और 3 में। 2 और 3 में आपके नए राज्यों के लिए और उसकी सीमाओं के परिवर्तन के संबंधित है। पहले अनुच्छेद 1 में आपको बताया गया है कि भारत संघों का राज्यों का संघ होगा। फिर आप लोग फिर हम देखते हैं नागरिकता के संबंध में आगे, और आपको अगर कुछ बताना होगा तो बता सकते हैं इन टॉपिकों पे। फिर हम देखते हैं इंडियन सिटीजनशिप के बारे में, जो आपके किसमें बताया गया है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में दिया गया है। तो मुझे ये बताइए आप लोग कि नागरिकता का महत्व क्या है? सर किसी भी नागरिक को उसका गरिमा और गौरव की सुखद अनुभूति कराता है। नागरिकता किसी नागरिक को गरिमा और उसके गौरव की सुखद अनुभूति कराता है। ठीक। और नागरिकता के द्वारा ही उसके अधिकार मिलते हैं सर, उसके रहने के लिए, उसको वोटिंग का अधिकार, हाँ। जिस क्षेत्र में रहेगा तो राष्ट्र प्रदान करता है नागरिक को उसके अधिकार और उन्मुक्तियां। और बताओ, नागरिकता किसी देश की नागरिकता को बताने से और क्या फायदे हो सकते हैं? वही सर, राष्ट्र के नागरिक को मिलते हैं विशेषाधिकार और राष्ट्र प्रदान करता है नागरिक को उसके विशेषाधिकार और साथ में उन्मुक्तियां। वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होता। राजकीय सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार मिलता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आवास है, निवास है, संपत्ति, कारोबार, भ्रमण इत्यादि का सुविधा मतलब उसको मिलता है सर।
सर नागरिकता के आधार पर और यह भी नागरिकता बताया जा मिलने से सकता है कि वह किस राष्ट्र का है, किस देश का नागरिक है। ठीक। और नागरिकता बाकी लोग मिलने भी से बोलो एक भाई। इंसान अपना चहुमुखी विकास कर सकता है। जो भारतीय संविधान में उसमें नागरिकता के संबंध में अनुच्छेदों को बताया गया, उसको उल्लेखित किया गया है, जो किसी भारतीय नागरिक को कुछ अधिकार, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करता है। अधिकार के संबंध में अगर हम देखेंगे तो जो मूल अधिकार में वर्णित है, तो उसमें जो कुछ अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं। वैसे कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को मिले हुए हैं? राजकीय सेवा में अवसर की समानता का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आवास, इसके बारे में सांस्कृतिक दोबारा बोलो अधिकार भाई, है, शैक्षणिक बाकी लोग अधिकार को भी है। समझ आए। कारोबार तो है फिर क्या चीज में नागरिकों के बीच केवल मूल जाति धर्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा, जो कहता है अधिकार। नहीं, हाँ। उसके संबंध में कुछ और भी बताते जाओ, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना एक बार। नागरिकता का मूल अधिकार के साथ संबंध क्या है ये बताओ। जैसे कह रहे हैं कि नागरिक के बीच मूल वर्ण जाति लिंग जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेंगे, तो ये क्यों? क्योंकि आपके मूल अधिकारों में सर क्योंकि है। और बोलो सर क्योंकि ये मूल अधिकारों में उल्लेखित है, आर्टिकल 15 में मूल जाति वंश को लेके, आर्टिकल 16 जो बोलता है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29, 30 शिक्षा और शैक्षणिक का अधिकार। हाँ, 84, 173 संसद और विधानमंडल में निर्वाचन का अधिकार, 326 बोलते हैं वोटिंग का 326 बोलता है वोटिंग मताधिकार। देखिए, किसी को भारतीय नागरिक का अगर दर्जा प्राप्त है, तो अगर वह भारत में निवासरत है, तो उसके साथ किसी भी आधार पर यह कोई भी जातिगत भेदभाव, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, ये भेदभाव उसके साथ नहीं हो सकता है। अगर आप भारत की नागरिकता नहीं है, तब आपके साथ अगर ऐसा हो भी सकता है कि अगर आप बाहर के हैं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास भारत के नागरिक, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो आप इसके लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं अपने मूल अधिकारों के उपचार के। फिर जो आपका अनुच्छेद 16 है, जिसमें बताया गया है राजकीय नौकरी के विषय में अवसर की समानता का अधिकार दिया गया, तो उसको बताओ। हर राजकीय सेवा में सभी नागरिकों को प्रत्येक समान अवसर नागरिक दिया को जाएगा। समान अवसर दिया कहीं भी जाएगा। राजकीय मतलब सेवा कर सकता है। एक करके शिशिर पहले बोलो, फिर धीरज, फिर ज्योति, आयुष। राजकीय सेवा में सर अवसर की समानता का अधिकार से मतलब यह है कि भारतीय नागरिक जो होगा सर, उसको हर प्रकार के राजकीय सेवा में अवसर की समानता होगा। वो अपने शिक्षण और अपने क्वालिफिकेशन के थ्रू उसमें अवसर की समानता के साथ वो राजकीय सेवा प्रदान कर सकता है। देखो, जो आपका अनुच्छेद 15 है, उसमें जो शब्दावली दी गई है कि नागरिकों के बीच मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। इसी चीज को आप इसमें लगाइए कि ये जो भेदभाव है, इसको हटा के फिर आपको क्या, राजकीय नौकरी के विषय में अवसर की समानता देता है। तो राज्य से संबंधित जो भी सेवाएं उपलब्ध होगी, उसमें जो भी अवसर उपलब्ध होंगे, उसमें आप अपनी सेवाएं देने के आपको समानता का अधिकार दिया जाता है कि अगर यदि आप किसी भी राष्ट्र के नागरिक हैं या भारत के नागरिक हैं, तब मतलब जब भारत के नागरिक है तब आपको ये अधिकार, ये विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। क्योंकि बाहर के लोगों को यहाँ के राज्य स्तर में जॉब करने के लिए ये जो भारतीय होने की क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर सकते ना, है ना। उसके बाद फिर जो अनुच्छेद 19 है, उसके तहत बताया क्या गया है नागरिकता के संबंध में। वाक एवं कहीं भी अभिव्यक्ति की आने जाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, आवास, संपत्ति की स्वतंत्रता है, भाषण की स्वतंत्रता, कहीं भी सभा कर सकता है, कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, ये सब है सर इसमें। सर लेकिन ये सारी जो स्वतंत्रता है, ये आपातकालीन में जो है वो केंद्र में निहित हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। हाँ, वो कुछ उसमें कौन सा आपातकाल में? सर इमरजेंसी में सर, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात या वित्तीय आपात, कौन से आपात?
सर राष्ट्रीय पार्क जैसे कि अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारे हैं कि हम लोग कहीं घूम नहीं तीनों में सकते, ये सब ऐसे। नहीं तो कोरोना के टाइम को मत लीजिए। जब राष्ट्रीय पार्ट के बात की जब बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 3 ही बातें कही गई है कि जब सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण हो हम्म, और युद्ध की स्थिति हो। ठीक, तब आप अगर ऐसी सिचुएशन अभी नहीं है ना, ये एक तरह की आपातकाल ही है, लेकिन ये जो हमारे राष्ट्रीय आपात के जो उपबंध है उसमें ये फिट नहीं होता। तो इसे राज्य से लेंगे ना? क्या राज्य नहीं, ये आपातकाल की जो चीजें है वो अलग तरह की है कि ये आपातकाल को मतलब देखिए ऐसा संविधान में ऐसा कुछ बन नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति माना जा सकता है अभी की चीजें हैं, इसलिए इन चीजों को लगाया गया। भी आपातकाल की घोषणा तो हुई नहीं कि सारे राज्य का पावर केंद्र के पास चला गया, क्या नहीं ना, सारे राज्य अपना काम खुद ही कर रहे हैं। तो जो उसके उपबंध है उसके अनुसार देखेंगे तो ये अभी वो वाली कंडीशन में नहीं आया है, लेकिन एक अभी ये संकटकालीन परिस्थितियां हैं, है ना। उसके बाद फिर देखिए ये है कि जो यहाँ का नागरिक होता है उसको कुछ संवैधानिक पदों में नियुक्ति की पात्रता होती है कि केवल और केवल भारतीय नागरिक ही इस सेवाओं को अर्जित कर सकते हैं और उसमें अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जी वो सर। कौन कौन से हैं? जैसे उच्च या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हो सकते हैं, महाधिवक्ता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि। सिर्फ भारतीय नागरिक को प्रिविलेज मिला हुआ है सर। ठीक। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिक को मिला हुआ है, वोटिंग, जो बताया था, मताधिकार। अनुच्छेद 326 के तहत 326 के तहत वयस्क मताधिकार का जो अधिकार है केवल और केवल किसको मिला हुआ है यहाँ? भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है। भारतीयों को। ठीक है, वो क्यों मिला हुआ है? क्यों वयस्क मताधिकार केवल नागरिकों को दिया गया? सर ये इंटरनल मामला ना सर अपने राष्ट्र का ये। हाँ तो इंटरनल क्यों, तो क्यों का कारण वो आंतरिक मामला है, वो सही है, लेकिन सर क्योंकि वो व्यक्ति भारतीय है और उसको पूरा अधिकार है, क्योंकि ये हमारा जो भारतवर्ष है वो गणतंत्र, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य है, इसलिए से। और जो ग्रुप के डिस्कशन में अन्य लोग हैं उन लोग भी बोलिए, सृष्टि, आकृति, इस संबंध में तो आप लोग भी क्या बता सकते हैं? देखो वयस्क मताधिकार की जो ये इसलिए है कि अगर जो नागरिकों को वयस्क मताधिकार इसलिए दिया गया है कि वह अपने देश के हित में सोचते हुए अपने पसंद के लोगों को ही वोट देंगे। अगर ये अधिकार सबको दे देते तो भारत से बाहर के लोग आके भी यहाँ पे इस अधिकार का प्रयोग कर लेते। जो है सर हमारे कंट्री की उस पर असर पड़ता। हाँ, तो फिर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता, या फिर जो चीजें घट रही है वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। है ना, तो इसके साथ साथ वयस्क मताधिकार के साथ यहाँ पे केंद्रीय विधानमंडलों और राज्य विधानमंडलों के प्रतिनिधि के चुनने का अधिकार भी मिला हुआ है, मतलब मताधिकार के तहत। फिर उसके संस्थाओं के सदस्य बनने का अधिकार केवल और केवल नागरिकों को मिला हुआ है कि यहाँ के जो भारतीय नागरिक होंगे वही यहाँ की केंद्रीय विधानमंडल में, और जो राज्य की विधानमंडल होती है, सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों में वो किसी भी मंत्री पद को मतलब उसकी संस्था के तौर पे जो बनी हुई उसमें जाके अपना सेवाएं दे सकते हैं लोगों के बीच चुनकर। सर नागरिकता संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले भी थे, जैसे प्रदीप जैन वर्सेस भारत संघ, AIR 1984, ये और सेंट्रल बैंक ऑफ अधिवास और नागरिकता से संबंधित मामले। ये अधिवास की बात हम लोग आगे बढ़ते हैं ना धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि इसमें कि क्या है कि नागरिकता का क्यों महत्व है कि आप किसी राष्ट्र का नागरिकता ग्रहण करते हैं। जैसे अगर भारत की नागरिकता के बारे में बात कर रहे हैं तो जब आप भारतीय नागरिक है तो आपको कुछ विशेषाधिकार जो मिले हुए हैं और कुछ अधिकार मिले हुए हैं, कुछ उन्मुक्तियां मिली हुई है, तो वो इन्हीं के तहत दी गई है कि आप यहाँ के सर्वोच्च पदों को ग्रहण कर सकते हैं,
यहाँ लोगों को चुनकर अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उनको मंत्रिमंडल और संसद में भेज सकते हैं। आपको किसी भी तरह की राज्य सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान की जाती है। आपके मूल वंश, जाति, धर्म के आधार पर आपका भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आपको शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार मिलते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें नागरिकता के महत्व से संबंधित है। अब आते हैं हम हमारे अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या है? मतलब आप ये बताइए, अधिवास द्वारा नागरिकता के संबंध में क्या जानते क्या चीज सर? बात आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हैं? अधिवास द्वारा नागरिकता के संबंध में आप क्या समझते हैं? सर ये प्रारंभ से लागू होने वाला ये अनुच्छेद था सर, जो भाग 2 में अपना आर्टिकल 5 जो है, और अधिवास द्वारा जो ये मिलता है नागरिकता भारत में, उसके बारे में बताता है सर ये। ठीक है, कब से ये लागू किया गया? अनुच्छेद 5 प्रारंभ से सर। हाँ, तो कब उसकी तिथि? मतलब 26 नवंबर सर, 26 नवंबर 1949। ठीक, जोर से बोलो ना। 26 नवंबर 1949 को जो उपबंध लागू किए गए थे, उसमें से नागरिकता अंगीकृत किया गया था तब जी। तो प्रारंभ से ही कितने कौन कौन से अनुच्छेदों को लागू किया गया था नागरिकता से संबंधित? ज्योति बताओ। 1 से 9 और फिर 60 जिसमें राष्ट्रपति के लिए बताया गया है। हाँ, तो 5, 10 और 11 छोड़ के सर, 8 और 9। 10 और 11 को छोड़ के बाकी चीजों को उसी समय लागू सब प्रारंभ से ही लागू हो गया। इस अनुच्छेद में बताया गया है ये प्रारंभ और के बारे में। कौन सा? क्या बोले? किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के संबंध में उपबंध डाले गए बताया गया? जो आप लोग बात बता रहे हो, कौन सा अनुच्छेद? 393 नहीं 399 है। हेलो, 395 तो अनुच्छेद है। नहीं ये सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आज। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही? आ रही है सर? वैसा नहीं आ रही है। और सर इधर नहीं आ रही। इस अनुच्छेद में प्रारंभ और प्रवर्तन के बारे में, और ये जो अनुच्छेद आप लोगों ने बताया, उसको उपबंधित किया गया है। प्रारंभ दिया है सर, 394 में दिया है। ठीक, 394 प्रारंभ के संबंध में बताया गया। और 393 में क्या बताया है? 393 में क्या बताया? किस बात को बंद करता है 393? सर ये संक्षिप्त नाम को बताया है। संक्षिप्त नाम क्या होगा? भारत का संविधान। कैसे तुम लोग आज भूले भूले बोल रहे हो? फटाफट बोल पा रहे हो सर, तो संक्षिप्त नाम वही तो है। संक्षिप्त नाम भारत और इंडिया वाला। ठीक है, भारत का संविधान संक्षिप्त। इस चलो, तो अब इधर आते हैं हम लोग। आपका क्या है अनुच्छेद 5 के संबंध में? आपको क्या पता है बताते जाइए कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास है वो भारत का नागरिक होगा, भारतीय नागरिक होगा। तो वो भारत का नागरिक कैसे होगा? उसके 3 कंडीशंस बताई गई है। क्या क्या है बताओ? वो पैदा हुआ हो या उसके माँ बाप पैदा हुए। भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसके माता पिता या उसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या जो ऐसे प्रारंभ से पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास करता हो, वो भारत का नागरिक होगा। जब एक लोग बोले तो दूसरा शांत हो जाया करे ना। ठीक है, ज्योति बोलते जाओ तो मिक्स हो जाता है ना। भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, और दूसरा है कि माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में हो, और संविधान के प्रारंभ से पहले कम से कम 5 वर्ष तक राज्य क्षेत्र में निवास करता हो, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक, अधिवास से आप क्या समझते हैं? स्थायी रूप से निवास करने का स्थान। ठीक, और
तो मतलब ये और है कि विलिंगली वो जो आदमी अनिश्चित काल तक अनिश्चित रहना काल तक सर। रहना चाह रहे हो। वर्तमान में मतलब भारत छोड़ के जाने का कोई इरादा ना हो। ठीक। और निवास से आप क्या समझते हो? जिस स्थान पर वो रहता हो। कहीं भी जैसे अनिश्चित रूप अस्थायी से तौर से रहना। निवास करता हो। हम्म। अधिवास से संबंधित कुछ केसेस बताए थे सर आपको ना, बताओ। प्रदीप जैन प्रदीप सर पूरा याद नहीं है सर, प्रदीप जैन बस याद है। सर वैसे प्रदीप जैन वर्सेस भारत संघ AIR 1984। तो इसमें माइकल ये कहा गया वर्सेस था सर। हम्म। सर असलम सर केस खान भी बताओ बनाम पूरा। एक एक AI करके बोला करो ना। हाँ चलो, स्ट्रीम मिश्रा का माइक चालू है, बोलो। अरे सब चुप हो गए हो। ये सर इसमें फिर बोला था बोल। प्रदीप जैन वर्सेस भारत संघ के मामले में कि हम्म। डोमेसाइल को परिभाषित किया गया था उसमें। डोमेसाइल मतलब अधिवास को। ठीक। और निवास के बारे में बोला गया था कि स्थायी तथा अनिश्चित काल के लिए निवास या निवास की जो इच्छा है वो हम्म। अधिवास कहलाएगी, ऐसा प्रदीप जैन के मामले में बताया गया। सर इसमें ये अब कहा गया था जब कोई नागरिक एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से जाता है तो उसका अधिवास नहीं बदलता, ये कहा गया था इस केस में। सर और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम राम नारायण AIR 1955 में अधिवास की परिभाषा बताई गई थी। हम्म। और सर ये भी बोला गया था कि जो वहां निवास कर रहा है और वहां वो उस स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाह रहा है ठीक। वर्तमान में। इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया गया था। क्या क्या वो दो शब्द थे? दो आवश्यक बातें बताई गई थी उसमें। स्थायी निवास और भविष्य में छोड़ने का आशय नहीं होना। ठीक। आशय और निवास। जी। पहला तो निवास करने का, वो अभी इस स्थान पर वो निवास कर रहा हो, और दूसरा और उसको उसका वर्तमान में उस स्थान को छोड़ने को उसका कोई आशय आशय ना हो। ना हो। आशा नहीं। ठीक। तो सभी मामलों में यही कहा गया है, जितने भी केसेस थे, कि आपका अधिवास से संबंधित, कि आपका स्थायी घर स्थान जहाँ पर अधिवास निवास करते हैं, करते आ रहे हैं, और वर्तमान में आप उसको छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं, ठीक है, तो आपका वो अधिवास के तहत आ जाएगी। और कुछ है अधिवास से संबंधित आपके यस पास सर। और कुछ सर कहना? डोमेसाइल दो प्रकार के होते हैं। पहला एक जो होता है वो मूल अधिवास होता है और दूसरा अर्जित अधिवास होता है। ठीक। क्या होता है मूल और अर्जित? सर मूल अधिवास वो होता है जहाँ वो पैदा होता है, और अर्जित मौलिक अधिवास अधिकार मतलब, हाँ, मौलिक अधिवास और में सर जिसको जहाँ वो गिनते हैं, ये जो जन्म से हो गया। अर्जित या वांछित जहाँ आशय से आप रहना चाह रहे हो। विवाह के पश्चात पत्नी के लिए पति के निवास को स्त्री का अधिवास माना गया है, और अविवाहित स्थिति में पिता के अधिवास को बच्चे का अधिवास माना गया है। ये किसी केस से संबंधित है? हाँ, क्या चीज सर? नो सर। चलो, फिर एकल अधिवास के बारे में क्या समझते हैं? एक ही देश, सॉरी, एकल सर एकल अधिवास भारत संघ की नागरिकता मात्र सर, जैसे कि सिंगल डोमिसाइल बोलते हैं ना? सिंगल डोमिसाइल सिस्टम, जैसे अमेरिका में दो डोमिसाइल बनता है, एक स्टेट का और एक अमेरिका का। हमारे यहाँ सिर्फ एक नागरिकता मिलती है, भारत संघ की नागरिकता। सर हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। सिंगल सिटीजनशिप। तो भारत संघ की नागरिकता के संबंध में कहता है एकल नागरिकता। ये हमारे किसका संविधान का एक ही विशेषता है कि यहाँ पे एकल नागरिकता को प्राथमिकता दी गई है, मान्यता दी गई है। और केवल भारत में आप केवल भारत के ही नागरिक कहलाएंगे, ना कि किसी अन्य राज्य के और भारत के। हाँ। अब आते हैं हम अनुच्छेद 6 पर। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है?
सर जो पाकिस्तान सर से भारत है उसके अधिकार के बारे में बताया गया है। क्या कहा गया है, फिर से बताना। सर सर जो जो पाकिस्तान से पाकिस्तान से भारत आता है उसके अधिकार के बारे में बताया गया है। अच्छा ठीक, क्या बताया गया है पाकिस्तान उसमें? से पाकिस्तान से भारत आने पर जो व्यक्ति होगा सर वो भारतीय नागरिक कहलाएगा अगर वापस आया तो। उसमें से उसके व्यक्ति के मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी, मतलब क्या पितामह पितामही और मातामह मातामही, कोई एक मतलब भारत में जन्मे हो। और इसको और सर ज्यादा क्लियर किया है भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक, जो भारत शासन सर इसमें अधिनियम 1935 था, उसके तहत जो व्यक्ति यहाँ भारत का में जन्मा था, जिसमें उसके हाँ माता पिता, पितामह पितामही या फिर मातामह या मातामह, इन सारे लोग जो भी थे उसके तहत वो भारत का नागरिक माना जाएगा, उसको अधिकार होगा भारत का नागरिक का। सर उसमें एक डेट था जिसमें 19 जुलाई 1948 में, वो उससे पहले का आना व्यक्ति चाहिए थी। था। यस सर। अगर कोई व्यक्ति उस अगर कोई दिनांक 19 जुलाई बात 1948 के बाद आता तो आता है उसको आवेदन देना पड़ता था। तो उस रजिस्टर्ड ऑफिसर के द्वारा उसको निवास का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो वो जो अपना आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसके लिए मिनिमम कितने समय का, कितने माह का या माह का निवास कर, राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा हो तब। छह माह सर। 6 माह का। 6 माह। अनुच्छेद 7 के संबंध में सर जो पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के आधार पर बताया गया है। बताओ, पूरा बताओ, तुम जितना आता है उतना बताते जाओ, फिर बाकी लोग अपना कंटिन्यू करें। 1 मार्च अनुच्छेद 1947 के बाद जो माइग्रेंट किए इधर पाकिस्तान, उसके बारे में सर ये अनुच्छेद बताता है। सर जो 1 मार्च 1947 से जो पहले मतलब जो उस टाइम पे मतलब भारत छोड़ के जो पाकिस्तान प्रवर्जन किए, ये उसके बारे में बताता है। तो वो क्या समझा जाएगा, भारत का नागरिक होगा कि नहीं? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। सात आपको जो अनुच्छेद 7 है वो पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के संबंध में कहता है, जिसमें बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन किया है, मतलब वहाँ पे उसने प्रवास कर लिया, वहाँ पे वो चला गया छोड़कर इस स्थान को, तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। नहीं होगा। और अगर वो लौट आता है तभी भी नहीं होगा सर। सर तब भी नहीं होगा, वो उससे पहले आ सकता था। अब बताओ 8 के बारे में, अनुच्छेद 8। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार बताया गया है सर। क्या कहता है? क्या चीज है? अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। सर इसमें ना व्यक्ति के मामूली तौर पर बाहर निवास को फोकस किए हैं कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर मामूली तौर पर निवासरत है और उसके मम्मी पापा दादा दादी या नाना नानी भारतीय निवासी हैं, तो अस्थायी निवास का उपबंध यहाँ पर है सर उसको। उन व्यक्तियों के जैसे बारे सर में प्रावधान अस्थायी किया तौर गया पर है गया हो वहां पे कुछ काम करने के लिए। हाँ ठीक। तो उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया जिनका जन्म भारत में हुआ है लेकिन वह विदेश में रहते हैं। विदेश में रहता है, हाँ सर। तो वो उनके लिए कुछ शर्तों को बताया गया है। वो शर्तें क्या क्या हैं? यदि उन शर्तों को पूरा करते तभी उनको नागरिकता मिलेगी ना। सर पहला रजिस्ट्रेशन कराना। ठीक, और
भारत का नागरिक जो रजिस्ट्रेशन सर जो करा लिया दूसरा गया है है, तो वो फिर आगे। सर जो रजिस्ट्रेशन का जो काम है उसको भारत के राजदूत को देना। क्या? सर बहुत आवाज आ रही है, पता नहीं किसके साइड से आ रही है। सर मैं ठीक है, बोली बोलो बोलो। रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो भारत के राजदूत को देना दूसरा। राजनयिक और काउंसिल प्रतिनिधि द्वारा। और बताओ आगे। सर तीसरा कुछ आवेदन पत्र ऐसा टाइप का कुछ है, बट याद नहीं आ रहा है इतना क्लियर। रजिस्ट्री राजनयिक और काउंसिल प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत किए गए आशय से आवेदन पत्र पर। फिर आवेदन जो है संविधान के लागू होने के पूर्व या पश्चात किया गया हो, वैसा आवेदन पत्र भारत सरकार द्वारा, भारत डोमिनियन सरकार द्वारा विहित प्रारूप और रीति से किया गया। जो भी प्रारूप या रीति जो बनाई गई उसी अनुसार ही होना चाहिए। फिर आपका 10। सर 9 है। हाँ 9 9 क्या कहते सर हैं? इसमें है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की अन्य नागरिकता देश स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो, अन्य देश की जो नागरिकता है अगर उसको अर्जित कर ली हो, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। स्वतः भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त कर दी हो समझी जाएगी। ठीक है। नागरिकता उसकी त्याग मानी जाएगी। ठीक सर इसमें कोई भी व्यक्ति दोहरी नागरिकता नहीं ले सकता। ठीक। और 10 और 11। सर 10 10 में नागरिकों के नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अधिकार बताया को है। बताया गया। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंध में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का किसी सर नागरिक बन आपके साइड जाएगा। से आवाज आ रहे हैं। तो ये पूर्वगामी क्या होता है? पूर्वगामी उपबंध। सर जो उससे पहले का जो उपबंध है, मतलब हाँ सर। आर्टिकल जो 10 है उससे पहले जो आर्टिकल 9 और आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9, 7, 8, 7 तो ऐसे मतलब वो दिया है। उसका जो क्रम रहता है वो जस्ट उसके पीछे से मतलब चालू होता है, वो 5 से 9, स्टार्ट नहीं 8, होता, उसको 6, 5। पूर्वगामी। पिछला एक एक करके बोला करो ना तुम लोग। एक बोल लेता है, उसके बाद शांति से सुनो कि क्या बोल रहे हो, उसके बाद अपना जवाब दो। अब बोलते जाओ, लाने लग जाओ। हाँ ठीक। और अनुच्छेद 11। संसद की शक्ति सर। सर क्या संसद द्वारा शक्ति? नागरिकता के आधार अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाता है। इस चाहे बात तो के नागरिकता पूर्वगामी के बारे में उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद को जो है वो शक्ति का पावर अल्पीकरण मिल नहीं रही करती। तो जो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियम करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया उसका नाम बताइए। क्या चीज सर? बनाया नागरिकता संसद द्वारा अधिनियम सर 1955। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 की चीजों। तो नागरिकता अधिनियम के तहत कुछ रीति बताई गई है जिसके आधार पर नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। कौन सी रीतियों को बताया गया है उसके तहत? सर जन्म से नागरिकता धारा 3 में बताया गया है। वंश क्रम द्वारा नागरिकता धारा 4 में बताया गया है। फिर रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता धारा 5 में है। देशीकरण द्वारा नागरिकता धारा 6 में है। अर्जित भूभाग के समामेलन द्वारा नागरिकता धारा 7 में बताया गया है। तो जन्म से सर नागरिकता का क्या संबंध? एक बार रिपीट बोलो। कर दो ना ये वाला।
ये वाला रिपीट जो करो नागरिक तो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसमें बताया गया है कि नागरिकता प्राप्ति के माध्यमों को बताया गया है। उस अधिनियम में कुल आपके कितने अनुच्छेद धाराएं हैं? चलिए पर इस अनुच्छेद में सर 1 से लेके 19 तक के धारा है। ठीक, और कितनी नागरिकता अनुसूचियां हैं? सर इसमें 2। 3 अनुसूचियां हैं जिसमें से एक निरसित कर दी। हाँ, निरस्त हो गया तो द्वितीय और तो तृतीय है, अनुसूची है। ठीक है। तो उसमें आपका जो है कि नागरिकता का अर्जन को बताया गया है, जिसमें 5 प्रकार के 5 तरह से आप किसी भारत के की नागरिकता का अर्जन कर सकते हैं। पहला, उसमें जो धारा 3 के तहत जन्म से नागरिकता को बताया गया है। दूसरा, उसमें वंश क्रम द्वारा नागरिकता बताया गया है, धारा 4 के द्वारा। धारा 5 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता को बताया गया है। धारा 6 के तहत देशीकरण द्वारा नागरिकता को बताया गया है। और धारा 7 के तहत अर्जित भूभाग के समामेलन द्वारा नागरिकता को बताया गया। तो जन्म से नागरिकता के संबंध में क्या उपबंध दिया गया है उसमें कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, लेकिन उसमें जो एक अलग लेकिन 1 जुलाई 1987 के पूर्व भारत में जन्मा हूं। और दूसरा खंड कहता है कि 1 जुलाई 1987 को या उसके पश्चात, और जो आपके नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के परिवर्तन के आने के पूर्व भारत में जन्मा है, जिसके माता पिता में से कोई भी इसके जन्म के समय भारत का नागरिक रहा हो, तो उसको जन्म से नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। और बताओ इसमें वंश क्रम द्वारा नागरिकता के संबंध में। सर किसके बारे में? वंश क्रम द्वारा नागरिकता, धारा 4। कल लिखे नहीं थे क्या? आप बता रहा था, नोट नहीं किए थे? नोट याद नहीं? नो सर, मैं 26 जनवरी को या उसके पश्चात 10 दिसंबर 1992 से पूर्व उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक रहा हो, अथवा 10 दिसंबर 1992 को या उसके पश्चात उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो। ठीक है। तो वंश क्रम द्वारा कि यदि आपके वंश आपका यहाँ भारत का नागरिक है, तो आप अपने आप कहाँ हो जाएंगे? भारत के नागरिक हो जाएंगे। उसके लिए ये खुद बोला गया है कि 1950 या उसके पश्चात उसका जन्म हुआ हो। दूसरा, या उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक रहा हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या मिल जाएगा? भारत की नागरिकता मिल जाएगी, है ना। करना पड़ेगा। यदि आप से भारत आए तो आप इसके साथ पूरी कर दोगे, जिससे आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर आपका जो है वो देशीकरण द्वारा नागरिकता रहता है, विदेशी व्यक्ति के संबंध में। और फिर आपका जो 5 है वह भूभाग सम्मेलन द्वारा नागरिकता को कहता है कि यदि कोई भूभाग को भारत के क्षेत्र में मिलाया जाएगा तो अपने आप क्या हुआ है? देखिए तो सर आपका आवाज रिपीट हो रहा है। जो है आपका क्या धारा 5 है, तो जो धारा 7 है नागरिकता अधिनियम 1955 की, उसमें कहा गया है कि अर्जित भूभाग के समामेलन द्वारा नागरिकता, जब यदि भारत के राज्य क्षेत्र में कोई नया भूभाग को अर्जित करके या उसका समामेलन कर लेता है, अर्थात कि जब भारत के राज्य क्षेत्र में कोई अन्य राज्य क्षेत्र या अन्य भूभाग को जब भारत के में शामिल कर लिया जाता है, तो वहाँ के जो भी व्यक्ति रहेंगे वो उसको भी भारत की नागरिकता समूह मिल जाएगी। सर आपका स्पष्ट आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर।
सर मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि सब चुप हो गए। कोई बोल ही नहीं रहा सर। है सर की आवाज क्लियर नहीं थी। हाँ चलो ठीक है, इधर आप लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसके बारे में चर्चा करो। उन्नीस सौ पचपन जो अधिनियम है आपका नागरिकता वाला। सर आपका भी आवाज नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में चर्चा करिए। हेलो, नागरिकता हाँ अधिनियम सर। 1955 के बारे में जो अब चर्चा कीजिए कहा जा रहा है। आवाज ही नहीं आ रही सर। ठीक है, चलो ये बताओ नागरिकता का समापन कैसे होगा? नागरिकता का समापन कैसे नागरिकता का समापन कैसे होगा? अधिनियम के तहत कितने प्रकार से सर नागरिकता की समाप्ति की जा सकती नागरिकता की जो समाप्ति है सर, नागरिकता का परित्याग पहला। दूसरा सर, दूसरे देश की नागरिकता यदि वो स्वीकार कर लेता है। एक सेकंड। और तीसरा है जैसे कि नागरिकता के से वंचित किया जाना। ठीक। एकल कंपनी नागरिकता नहीं सर, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है, अगर वो दूसरे देश का नागरिकता जो है वो ले लिया है, तो उसके बाद वो उसकी नागरिकता अपने आप ही वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तीन प्रकार से इसकी समाप्ति की जा सकती है। एक तो परित्याग के द्वारा, जब आप अपनी कोई वयस्क व्यक्ति जो भारत के साथ साथ किसी अन्य देश का भी नागरिक हो और वह घोषणा करता है कि वह भारत की नागरिकता का परित्याग कर देता है, ठीक है, और ऐसी घोषणा किसी समक्ष अधिकारी के सामने होनी चाहिए जिसके द्वारा उसका रजिस्ट्रीकरण किया गया है, तब उसका नागरिकता का समापन हो जाता है। दूसरा, खुद अगर वो अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता की समाप्ति हो जाती है। और तीसरा, उसने अगर जो देशीकरण, रजिस्ट्रेशन या अधिवास द्वारा जो भी नीति बताई गई है उसमें उसके तहत अगर उसको वंचित किया जाएगा तब उसमें उन्होंने कि जब वो अपने एप्लीकेशन दिया तो उसका कुछ उन्होंने सपोर्ट किया, प्रमाण पत्र भी बताया, शिक्षा निरूपण किया, क्या तथ्यों को हाँ छुपाया। जब सब वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सुदीप सर की वॉइस आ रही थी बीच में। हाँ तो ये इसी से जैसे अब आ रही है। अब एक एक चीज बताओ आप कि कंपनी जो है उसको नागरिक समझा जाए कि नहीं समझा जाए, इस पे क्या मत है आप लोगों का? सर, कंपनी को नागरिक नहीं समझा जा सकता। और कोई?
सर कंपनी लीगल बॉडी होती है सर। और इससे रिलेटेड कोई केस हो जिसमें कुछ डिसाइड किया गया हो, वो चीजें बता सकते हैं आप लोग। जो जैसे कंपनी को अनुच्छेद 19 के संदर्भ में जो कंपनी के अंशधारी हैं उनका जो अनुच्छेद 19 के संदर्भ में जो स्वतंत्रताएं हैं उसको कंपनी के संदर्भ में माना जाए नहीं माना जाए, वर्तमान दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में कोई चर्चा करें। अच्छा, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 है उस विषय पर चर्चा कीजिए। क्या क्या संशोधन हुए हैं, किस समुदाय को अलग रखा गया है, किन समुदायों को लाया गया है, किन किन राष्ट्रों से आते हैं, अगर इनके बारे में कुछ चर्चा कीजिए। क्यों, आवाज आ रही ना? आ रही है सर। जी सर आ रही है। तो नया जो संशोधन हुआ है अभी नागरिकता अधिनियम में, उस विषय पर चर्चा कीजिए। सर इसमें जो विधेयक बना सर, हेलो सर आवाज आ रही सर? आ रही है, आ रही है। सर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अल्पसंख्यक लोगों को सर, कौन कौन से समुदाय को शामिल किया गया है? हिंदू, बौद्ध, पारसी, ईसाई, सिख, जैन, हिंदू, हाँ इन्हीं लोग सर। और भारत सरकार का क्या मत है इसके पक्ष में कि क्यों ऐसा किया गया है, मुसलमानों को क्यों अलग रखा गया है, उसके पीछे क्या कारण? अल्पसंख्यक में नहीं गिन रहे हैं सर उन लोग को, मतलब उन लोग की तादाद बढ़ गई है बोलते। ठीक है, और बाकी कोई? ज्योति साहू, आयुषी साहू, आकृति तिवारी, नीरज साहू, संध्या बघेल, आप लोगों का क्या मत है? ठीक है हेमंत सर। हाँ सर, मेरे ख्याल से चर्चा कर चुके क्लियर हैं हो गया बच्चे। होगा सब लोग को। हाँ, ठीक है, सबको सबके जवाब मिले। किसी को एक दूसरे जी से सर। सवाल करना हो तो कर सकते हैं, कोई सवाल और बचा हो तो, नहीं तो फिर खत्म किया जाए। जैसे कोई कुछ बोलता है और आपको समझ नहीं आता है या आप चाहते हो कि, तो वो भी किया जा सकता है ना, कि आप स्पेशली नाम लेके बोलें कि उसके बोलने का क्या मतलब था, तो वो समझाएं ऐसे करके, ऐसा भी कर सकते हैं आप। सामूहिक चर्चा में आप जब तक
भाग नहीं लेंगे तब तक परिणाम कहाँ से अच्छा आएगा। जी। आज का तो सर आया सर समझ, जितना साथी लोग एक्सप्लेन किए।